हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल आइसोमरिज्म इन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल की समावेयता के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। अभी तक जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसमें क्या क्या हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ चुके हैं, साथ में आयुपेशी ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए, उससे क्या होगा आपको आगे की चीज़ें और क्लियरली समझ में आएगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अल्कोहल फिनॉल ईथर की आइसोमरिज्म। अच्छा, एक्चुअली आइसोमरिज्म होता क्या है, माइंड में यही क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द आइसोमरिज्म ऑफ द अल्कोहल। ये अल्कोहल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आइसोमरिज्म ही होता है क्या है। तो कहते हैं आइसोमरिज्म का मीनिंग होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट, यानी कि जो हमारा यौगिक होता है, जो हमारा क्या होता है कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि आणविक सूत्र तो समान हो, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट हो, किस प्रकार से वो व्यवस्थित, किस ढंग से, किस व्यवस्थित तरीके से वो लिखा हुआ था, उसको लिखे हुए होने के तरीके बदल जाए तो उसी को क्या कहते हैं, एक प्रकार से हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। उसी को हम अल्कोहल में डिस्कस करेंगे आज कि अल्कोहल में किस प्रकार की आइसोमरिज्म हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल में जो आइसोमरिज्म की बात करते हैं वो 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं। तो हम लोग एक एक करके उनको पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है चेन आइसोमरिज्म, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम चेन, यानी कि अब की बार क्या है, आणविक सूत्र तो समान है लेकिन किस में परिवर्तन है, चेन में, यानी कार्बन संख्या, जो कार्बन संख्या है उसी में परिवर्तन हो जाएगा। आइसोमरिज्म में जो लिखा होगा उसी में वो परिवर्तन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जरा, ठीक है, जैसे मान लो लिख रहा हूँ मैं C4H10 और O, ये क्या होता है, देखो हम लोगों ने जब अल्कोहल पढ़ा था तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला बताया था, और जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल क्या होता है मैंने बताया था, CnH2n+2.O। ये अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। n = 4 पुट करने पर तो देखो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, और दूसरा क्या बना सकते हैं, देखो जरा CH3 CH CH3 CH2OH। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है, चेक करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4 हाइड्रोजन, देखो 3 2 5 और 2 7, 1 8 9 1 10, एक ऑक्सीजन, इसमें तो बराबर है, इसमें चेक कर ले, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 7 8 9 1 10 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यानी कि दोनों क्या है, दोनों का यौगिक यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन परिवर्तन किसमें, देखो इसमें कितने कार्बन की चेन थी, देखो इसमें नंबरिंग में करूंगा तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने कार्बन की मेन चेन है, 1 2 3, क्योंकि ये जो लगा हुआ है CH3 ये तो साइड में लगा हुआ ना, तो इसमें किसमें परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, उसकी कार्बन संख्या की चेन में। इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें कितने हैं, 3 कार्बन की चेन है। ठीक, तो इसमें जो दोनों में परिवर्तन है वो केवल कार्बन की संख्या में है, और कार्बन की चेन की संख्या, इसीलिए क्या कहेंगे हम लोग इसको, चेन आइसोमरिज्म ऑफ अल्कोहल कहेंगे इसको। तो अल्कोहल में हमें चेन आइसोमरिज्म देखने को मिलती है। और कौन सी देखने को मिलती है, दूसरी पोजीशन आइसोमरिज्म, यानी कि स्थान समावेयता, यानी कि स्थान समावेयता। यानी कि अब की बार जो हमारा क्रियात्मक समूह होगा, यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके स्थान में परिवर्तन हो जाए तो उसे स्थान समावेयता कहते हैं। द चेंजमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किसमें, स्थान, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्थान समावेयता कहते हैं। ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे यही लिखा हुआ मैंने, इसी का, किसका ले रहा एग्जाम्पल, C4H10O,
4 कार्बन, देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH, मुझे इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, और देखो पहले नंबर पे लगा है ओल, तो ब्यूटेन 1 और हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल और इसी का बनाऊं, अब की बार OH की संख्या को परिवर्तन कर दूं, कैसे, CH3 CH2 CH पर ऊपर OH लगा दिया और CH3 का 1 2 3 4 कार्बन कितने, 1 2 3 4 ही कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन, लेकिन अब की बार OH जो लगा वो कौन से नंबर पर लगा है, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब की बार, ब्यूटेन 2 ऑल। यानी कि जो इसमें हमारा क्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है उसकी जो संख्या है, किस संख्या पर लगा वो परिवर्तन हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्थान यानी कि पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, बाकी जो आइसोमरिज्म का मेन लेक्चर है हम लोग 11वीं क्लास का जल्दी सीरीज स्टार्ट करेंगे, और उसमें आइसोमरिज्म क्या होता है, IUPAC की फुल डिटेल इन IUPAC, लगभग 2 लेक्चर लगेंगे IUPAC की कंप्लीट कराने के लिए। बेसिक से IUPAC स्टार्ट करूँगा, और JEE मेंस JEE एडवांस नीट किसी का भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बन जाएगा तुम लोग को। जिस हिसाब से मैं IUPAC पढ़ाऊँगा तुम बस उसको पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन चाहे जिसका हो तुम लोग ये आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो IUPAC आइसोमरिज्म का सारे एग्जांपल मैं क्या करूँगा, तुम लोग IUPAC पूरी बताऊंगा एक बार, ठीक है। चलो, तो ये क्या कराती है, पोजीशन आइसोमरिज्म। और कौन सी आइसोमरिज्म हमें देखने को मिलती है अल्कोहल की, तो हमें जो 3rd नंबर पर आता है उसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म, कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। यानी कि अब की बार फंक्शनल ग्रुप होता है वही परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, कौन, फंक्शनल ग्रुप की। देखो जरा, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, कौन सी 3rd नंबर वाली हमारी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। यानी कि क्रियात्मक समूह समावेता। एक्चुअली जो C4H10O जो हमारा इसका मतलब ये जो हमारा CnH2NO लिखा, यही क्रियात्मक समूह किसका होता है, एल्कोहल का, और यही क्रियात्मक समूह किसका होता है, ईथर का होता है। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्रियात्मक समूह समावेता को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं जरा, जैसे मैंने लिखा C3H6H8 और O, इसका मैं एल्कोहल लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, CH3CH2CH2OH। क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, तो 1 2 3 प्रोपेन 1 और। लेकिन देखना मैं इसी 3 कार्बन का ईथर भी लिखूंगा, ठीक है, क्या लिख रहा, CH3O CH2CH3, क्योंकि जब ईथर के बारे में अगर डिस्कस करें तो क्या कहा था, बीच में ऑक्सीजन आता है ना, ROR होता है, तो ROR इसका नाम क्या लिखते थे, छोटे वाले कम कार्बन के साथ में ऑक्सी और बड़े वाले का एल्केन, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, मेथॉक्सी, और इसे क्या कहेंगे, एथिन। तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथिन क्या हो जाएगा इसका, IUPAC। देखो इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो C3H8 को दोनों फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, जबकि इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा, हमारा ईथर क्रियात्मक समूह है। यानी कि परमाणु जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी कि आणविक सूत्र जो है हमारा, है ना, वो तो समान है, लेकिन परिवर्तन किस में हो गया, उसके क्रियात्मक समूह में ही परिवर्तन हो गया। और जब क्रियात्मक समूह में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। ओके, लास्ट इसमें बची हुई है हमारी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें एक और बची तो उसको भी देख लेते हैं। तो 4th नंबर प्रकाशीय समावेता। क्या होती है, प्रकाशीय समवेता होती है। इसमें क्या कहता है, देखो जब भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात आता है तो यहाँ पे सिमेट्रिकल कार्बन आता है, यानी कि एक ऐसा कार्बन जिससे चारों
ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हों तो उसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या है, OH CH3 C2H5। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन से चारों जो अलग अलग कार्बन की जो संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है, वो चारों डिफरेंट हैं। तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को भी रिप्रेजेंट कर लेता है। नाम क्या लिखेंगे, देखो दो कार्बन तो इधर हो गए, तो 1 2 फिर 3 फिर 4, तीसरे पे लगा हुआ है तो गलत हो जाएगा, तो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 और इसको कह देंगे 3,4। तो 2 पर ऑल आ जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूटेन और 2 पे और, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 और इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी एल्कोहल होती है 4 प्रकार की आइसोमरिज्म बनाती है। कौन कौन सी, एक बार फिर से बोल देता हूँ। चेन आइसोमरिज्म यानी कि उसकी श्रृंखला पर समावेता, पोजीशन आइसोमरिज्म मतलब स्थान समावेता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म यानी कि क्रियात्मक समूह समावेता, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब प्रकाशीय समावेता। तो ये 4 प्रकार की हमें आइसोमरिज्म देखने को मिलती है। एनसीईआरटी में नहीं दे के रखा है, लेकिन क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं, यानी कि हम लोग को आइसोमरिज्म का नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली एनसीईआरटी में इसलिए नहीं दे के रखा हुआ है, अगर देखोगे तो क्या होता है कि वो 11th में बता देते तो 12th में उन्होंने नहीं रखा हुआ, ये रीजन है उनका। ओके, चलो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इसमें, हम वो करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर, यानी कि हम लोग बात करेंगे इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, ओके तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो क्रियात्मक समूह हमारा है एल्कोहल फिनॉल ईथर का, इसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो संरचना सूत्र होता है उस किस प्रकार से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअली एल्कोहल में देखो क्या होता है, ROH। अब देखो ऑक्सीजन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो हाइड्रोजन को एटम को अपने पास खींच के यानी बांध के रखेगा। जब बांध के रखेगा तो इनकी जो मतलब बॉन्ड लेंथ होती है क्या हो जाती है, कम, इसलिए कितनी 96 पिकोमीटर। लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ उतनी कम नहीं होती, और प्लस जो कार्बन परमाणु होता है ना, यहाँ पे लगाता है तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट। तो यानी कि प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, ये अपनी ओर खींचता है, ये क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, ऑक्सीजन अपनी ओर, ये अपनी ओर खींच रहा है। अच्छा देखो, जैसे कि मान लो 2 लोग हैं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई ना बीच की। और जब ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन था तो ये मेरा ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ताकत कम, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन अपने पास खींचेगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस कम, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचे तो डिस्टेंस क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। यही चीज़ है, इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी 142 पिकोमीटर, इसकी कितनी 96 पिकोमीटर है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे अगर तो ये निकल के आता है sp3 हाइब्रिडेशन निकलेगा। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जब भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है कहीं पर तो उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108.5 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा इस कार्बन की इफेक्ट की वजह से, इस कार्बन की वजह से यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है, ये थोड़ा सा बॉन्ड एंगल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसी की वजह से कितना होगा, 108.9 डिग्री का क्या होगा, बॉन्ड एंगल हो जाता है। वहीं बात करते हैं फिनॉल के टर्म में। फिनॉल क्या होता है, जो होता है ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ये क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, प्लस भी लगाता है। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाली बॉन्ड है तो 96 पिकोमीटर हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के एटम को अपने पास खींच रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, और साथ में एक चीज़ और है यहाँ पे, इस कार्बन की जब बात करेंगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा, हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण आएगा। और हम लोगों ने जब एक दिन अभी sp2 की बात करी थी, उसमें परसेंटेज s करेक्टर की बात करी थी ना, कुछ याद होगा, s करेक्टर और sp3 25%, s करेक्टर परसेंटेज ऑफ sp2 कितना बताए थे, 33.3%। और मैंने कहा था जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो एस करेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसका क्या, जो यहाँ पर है ये थोड़ी सी एंगल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 109 डिग्री हो जाता है। यानी कि जो आई इफेक्ट होता है ना, ये बॉन्ड एंगल को बढ़ाता भी है। ठीक, यहाँ पे देखो इधर भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई,
दोनों तरफ कार्बन परमाणु की चेन लगी हुई है, और जब जितनी कार्बन परमाणु की चेन लगी होती है उसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखो इसमें 109, इसमें 108.9, इसमें देखो कितना 117 यानी कि 111.7 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों तरफ जब कार्बन परमाणु की संख्या लगी होती है तो ये वाला कार्बन इधर खींच रहा है, ये वाला कार्बन इधर खींच रहा है, बेचारा बीच में ऑक्सीजन पिस रहा है, और बीच में जब ऑक्सीजन पे चलो ठीक है खींच लो, कोई इज्जत ही नहीं है तुम्हारे सामने, ठीक। तो इस कंडीशन में इसका बॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो कितना होगा 111.7, और साथ में जब बॉन्डिंग एंगल बढ़ेगा तो लेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 141 पिकोमीटर हो जाती। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, हमें लोग को स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कम जो बॉन्डिंग एंगल किसका, एल्कोहल का, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग एंगल किसका, ईथर का, बीच में फिनॉल, बेसिक चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंगली है, एल्कोहल सबसे कम, फिनॉल, ईथर सबसे बाद में, बीच का बीच कौन है हमारा, फिनॉल। तो उसी के अकॉर्डिंगली सबसे कम सबसे ज़्यादा बीच का फिनॉल हो जाएगा। बॉन्डिंग एंगल ही हमें सबसे मैंने याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। बाकी अगर कोई डाउट आया है तो मैं तो जरूर करके उसमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, मैं उसका आंसर आप लोग को नेक्स्ट सेशन जो क्लास लूँगा उसमें इसका आंसर भी आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।